महेश जी अनम्यूट करो। महेश जी, एक मिनट बात कर रहे हैं वो। एक मिनट। नमस्कार, पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में कैलाश कुमार जी हैं जो हमारे को चर्चा करेंगे कि हम 7 स्टार लाइफ कैसे जिएं, किस तरह से प्रसन्नता, आनंद, उत्तम स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति करें। हम सब तालियां बजा करके कैलाश जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश कुमार जी, नमस्कार सर। पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए आभार आपके प्रति। अब आप शुरू करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। दोनों आदरणीय बंधुओं, आप सब में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सत सत नमन और गुरुओं से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर बनाए रखें और मां शारदा से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों, ताकि प्रकृति जो संदेश मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हैं उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्यारे मित्रों, आज का सत्र शुरू करने से पहले मैं एक प्रार्थना बोलना चाहूंगा, जिसे मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी मन में दोहराएं। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे ईश्वर, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सभी सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, हर वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम सभी कृपाशाली हैं, हम सभी भाग्यशाली हैं और हम पर ईश्वर की विशेष कृपा है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है कि हमारा घर सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ है और हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं। हमारा विचार, वाणी, व्यवहार सब कुछ सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हम हर व्यक्ति में ईश्वर का ही दर्शन करते हैं। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। तो प्रिय मित्रों, चलो आज का सत्र शुरू करते हैं। तो आज का सत्र का विषय है 7 स्टार लाइफ। ये 7 स्टार लाइफ क्या होती है, हम इसे कैसे पा सकते हैं। हम सभी लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा और समझा भी होगा, लेकिन हम आज तक इसे क्यों नहीं पा सके उसके बारे में भी जानेंगे और आज हम इसे कैसे पाएंगे, आज ही कैसे पाएंगे वो भी हम जानेंगे। तो आज के सत्र की शुरुआत मैं इन्फोसिस के मिस्टर नारायण मूर्ति की पत्नी श्रीमती सुधा मूर्ति के लिखे हुए प्रसंग से करना चाहूंगा। श्रीमती सुधा मूर्ति के लिखे हुए प्रसंग से कुछ पंक्तियां। श्रीमती सुधा मूर्ति लिखती हैं कि बेंगलोर में हमारा एक ऑफिस है और हमारे ऑफिस के पास मिस्टर शेख नामक एक व्यक्ति की स्टेशनरी की छोटी सी दुकान है। उस स्टेशनरी की दुकान से अक्सर हम
स्टेशनरी का सामान खरीदते थे गरीब बच्चों के देने के लिए, और जब उसका चेक तैयार हो जाता तो हम उसे मैसेज कर देते कि वो आकर अपना चेक ले जाएं, और वो आकर अपने हमारे ऑफिस से आकर जो है अपना चेक ले जाते हैं। एक दिन वह शेख हमेशा की तरह अपना चेक लेने के लिए हमारे ऑफिस में आए हुए थे। उस वक्त हमारे ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन चल रहा था और स्टाफ को मिठाई बांटी जा रही थी, मिठाई का वितरण किया जा रहा था। तो शेख को भी मिठाई दी गई। मैंने देखा कि शेख ने मिठाई के 2 पीस उठाए, एक नैपकिन में पैक किए और अपनी जेब में रख लिए। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा, ये सब श्रीमती मूर्ति लिख रही हैं अपने प्रसंग के अंदर, क्यों शेख तुमने मिठाई क्यों नहीं खाई? क्या तुम्हें डायबिटीज है? ये मिठाई तो मैंने अपने बच्चों के लिए रखी है मैडम, मुझे डायबिटीज नहीं है, ऐसा मिस्टर शेख ने कहा, क्योंकि मेरे बच्चों को मिठाई बहुत पसंद है, ये मिठाई खाकर बहुत खुश होंगे। श्रीमती मूर्ति ने पूछा, शेख तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उसने बताया कि उसकी एक बेटी है, उसकी बहन जुबेदा है, उसकी बेटी भी उनके साथ ही रहती है, क्योंकि उसकी बहन के पति का देहांत हो चुका है, इसलिए दोनों बहन और भांजी उसके साथ ही रहते हैं। श्रीमती मूर्ति सोचने लगी कि शेख की इतनी छोटी सी दुकान है स्टेशनरी की, उससे कितना भर वह कमा लेता होगा। ऐसे में खुद का परिवार चलाना, बहन का परिवार चलाना कितना मुश्किल होता होगा। सो जानने के लिए मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी बहन जुबेदा भी कुछ काम करती है? जवाब था, हाँ मैम, वो बहुत अच्छी टेलर है, वो और मेरी पत्नी मिलकर लोगों के कपड़े सिलते हैं। तो जो पैसा सिलाई से आता है और जो पैसा मेरी दुकान से आता है, वो दोनों मिलाकर मेरे घर का खर्च आसानी से चल जाता है। हम बेहद खुश हैं और संतुष्ट हैं। ध्यान दीजिएगा इस पंक्तियों के ऊपर। मिस्टर शेख ने कहा, हम बेहद खुश हैं और बेहद संतुष्ट हैं। आगे श्रीमती मूर्ति लिखती हैं कि शेख की कहानी मेरे दिल को छू गई, क्योंकि आजकल कहाँ सुनने को मिलता है कि हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं। आगे लिखती हैं श्रीमती मूर्ति, एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था, शेख का फोन आया, वो अपना पेमेंट मांग रहा था, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि शेख ने कभी भी समय से पहले अपने चेक की मांग की हो, अपने पैसे मांगे हों। मैंने शेख से पूछा, क्यों शेख, कोई परेशानी है क्या? तुम्हें समय से पहले पैसे क्यों चाहिए? जवाब था, हाँ मैम, कल ही मुझे पता चला कि मेरी बहन को कैंसर है और कल उसका ऑपरेशन होना है, इसलिए मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। श्रीमती मूर्ति ने स्टाफ को चेक तैयार करने के लिए कहा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे ऑपरेशन में तो बहुत सारा पैसा लगता है, परंतु शेख ने तो बस उससे वही रकम मांगी जो उसकी बनती थी। तो मैंने शेख को दोबारा फोन किया और पूछा कि कल तुम्हें जो ऑपरेशन के पैसे जमा कराने हैं, क्या उसकी पूरी व्यवस्था हो गई? जवाब था, हाँ मैम, मैंने अपनी पत्नी और बहन के सारे गहने बेच दिए और कुछ रकम मैंने बैंक से उधार ली। मैंने शेख से कहा, इतना सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछा तो होता। उसका जवाब था, मैम, आपको तो काफी लोगों की मदद करनी पड़ती है, इतनी व्यवस्था तो मैं कर पा रहा था, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा। श्रीमती मूर्ति ने शेख को अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने ऑफिस में आने को कहा। 1 घंटे में शेख उनके ऑफिस में खड़ा था। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद श्रीमती मूर्ति ने 50,000 का चेक शेख को थमा दिया। 50,000 का चेक देखकर वो दंग रह गया। उसने कहा, मैम,
इतने की तो मुझे उम्मीद नहीं थी। आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। खुदा आपको बरकत दे, आपको बढ़ोतरी दे। ढेर सारा आभार व्यक्त करता हुआ वह शेख वहां से चला गया। दूसरे दिन उसका फोन आया, ऑपरेशन एकदम अच्छे से हो गया है। और उसके बाद एक लंबे समय तक शेख का हमारे पास कोई समाचार नहीं आया। एक दिन श्रीमती मूर्ति ने देखा कि रिसेप्शन पर शेख खड़ा हुआ है और उसके साथ एक छोटी सी 3-4 साल की लड़की भी खड़ी थी। श्रीमती मूर्ति ने शेख से उसकी बहन का हाल चाल पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैम, आपकी मदद हमारी मेहनत के बावजूद जुबेदा बच नहीं सकी। 2 दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। और मैं उसकी बेटी तबस्सुम को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूं। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आई। इतनी छोटी उम्र में इस बच्ची के सिर से माता पिता दोनों का साया उठ गया। इतने में शेख ने अपने बैग की चैन खोली, उसमें से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, उस मिसेज मूर्ति को थमा दिया। उसके भीतर 3000 रुपये थे। उन रुपयों के बारे में पूछने पर शेख ने कहा, मैम, जो आपने मुझे 50,000 रुपये दिए थे उसमें 47,000 रुपये तो अस्पताल में इलाज में खर्च हो गए। ये 3,000 रुपये हमने बचा कर रखे थे कि जब हम घर जाएंगे तो जुबेदा की दवाई में काम आएंगे। परंतु जुबेदा समझ चुकी थी कि अब वह बचने वाली नहीं है। इसलिए उसने अपने भाई को कहा और कसम दी कि यह पैसा मुझ पर खर्च मत करना, कि मैं बचने वाली नहीं हूं, और यह पैसा मैम को वापस लौटा देना ताकि किसी और गरीब की जान बच सके। इतना सुनते ही श्रीमती मूर्ति धम से कुर्सी पर गिर गई और बैठ गई। वो बेचारी जुबेदा जो अंतिम सांसें गिन रही थी, कष्ट और पीड़ा भोग रही थी, उस अवस्था में भी दूसरों के बारे में सोच रही थी कि यह रकम मुझ पर खर्च मत करना, यह रकम मैम को वापस लौटा दो ताकि किसी और की जान बच सके। आगे लिखती हैं श्रीमती मूर्ति, मैंने वो लिफाफा शेख को वैसा का वैसा लौटा दिया और कहा, शेख, इस पैसे को तबस्सुम की शिक्षा पर खर्च करो, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा व्यक्ति बनाना, और इसे इसकी माँ के बारे में अवश्य बारंबार बताना, क्योंकि जुबैदा साहब जैसे लोगों की वजह से ही आज ये धरती टिकी हुई है, आज धरती थमी हुई है। इस दुनिया में जितने भी संत महात्मा हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपना जो अनुभव, ज्ञान या विजडम दुनिया को देने की कोशिश की है, उसका एक ही उद्देश्य है कि आपका जीवन सहज, सुंदर, सरल, स्वस्थ, सफल, संपन्न और सार्थक हो। इसके अंतर्गत आता है कि आपका तन स्वस्थ व सुंदर हो, आपका मन आनंद व उत्साह से भरा हुआ हो, आपके पास प्रचुर मात्रा में धन हो, आपके आपसी संबंध प्रेम व विश्वास से परिपूर्ण हो, आपका घर सुख, शांति व समृद्धि से भरा हुआ हो। यानी हर व्यक्ति बरकत, बढ़ोतरी व प्रचुरता भरा जीवन जिए। और आज के सत्र में मेरी कामना भी यही है। और इसमें तन और मन से बनती है हेल्थ, और बाकी सभी चीजें मिलकर बनाती हैं हमारी वेल्थ। तो मैं चाहता हूं कि हमारे पास ये हेल्थ और वेल्थ हमेशा मेंटेन रहे। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं पूरे सत्र के दौरान। तो अब जैसे जैसे आज का सत्र आगे बढ़ेगा, आपके तन और मन में अनेक प्रकार के बदलाव आएंगे। आपकी मुस्कान और बड़ी और गहरी होती जाएगी। और अगर आपके साथ ऐसा होता है दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मुझे आपके कमेंट का विशेष इंतजार रहेगा। मुझे सूचित कर दिएगा जल्दी।
चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव लिखते हैं कि ये सभी चीजें आपके भाग्य में भी हैं, जो मैंने ऊपर बताई अभी आपको। उसकी कृपा हम सब पर अनवरत बरस रही है, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी है जैसे हमारे हाथों में आईफोन दे दिया गया हो, ढेरों सुविधाओं से युक्त, परंतु हमें उसे ऑपरेट करना नहीं आता। जब आपको उसे ऑपरेट करना नहीं आता तो क्या उसमें निहित सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। फोन आपके हाथ में है, परंतु अगर उसे आपको ऑपरेट करना नहीं आता, चलाना नहीं आता, तो सुविधाएं होने के बावजूद भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उन सुविधाओं का आप आनंद नहीं ले पाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। तो आज आपको सिखाएंगे ऑपरेट करना अपने जीवन को, ताकि आप सरलता से इस प्रकार का जीवन जी सकें। तो एक डायरी और पेन तैयार रखिएगा, जो बातें आपको बताई जाएं उसे नोट कीजिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मन के बारे में। मन का अर्थ है दोस्तों मूड, जिसका दिन भर में हम कई बार उच्चारण कर लेते हैं। आज मेरा मूड अपसेट है, उसका मूड ठीक नहीं है, आज मेरा मूड खराब है। हम बहुत आसानी से सब बातें कह देते हैं कि आज मेरा मूड डिस्टर्ब है, और हम ऐसा कहकर दूसरों का मूड भी डिस्टर्ब कर देते हैं। आप बताइए हाँ या ना? आप क्या सहमत है मेरी बात से? हम मन के यस बारे सर, में बातें करते हैं, बिल्कुल सहमत है सर। यस सर। लेकिन हम मन को मूड के नाम से जान सकते हैं, जबकि अक्सर हम रोजमर्रा में अपने चर्चा करते हैं, बोलते हैं, कहते रहते हैं। तो आज मन को हम मूड के नाम से ही जानेंगे। परंतु आपको ये एहसास नहीं है कि ये मूड आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों को प्रभावित करता है, उसे अच्छी तरह से हैंडल करता है। अगर आपका मूड ठीक है तो ये सभी चीजें जो मैंने ऊपर बताई ये सब ठीक, और अगर आपका मूड अपसेट तो ये सब चीजें भी अपसेट। आपका तन भी अपसेट, आपका मन भी अपसेट, आपका धन भी अपसेट, आपके संबंध भी अपसेट। तब आप सभी लोग ईमानदारी से जवाब दें, हाथ उठाकर या कमेंट बॉक्स में लिखकर, कि कितने लोग 1 घंटा या उससे अधिक नियम से ध्यान करते हैं। मैं चाहूंगा आप कमेंट जरूर लिखें। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो कमेंट में यस या नो लिख सकते हैं। अगर आप करते हैं तो यस लिखें, और नहीं करते हैं तो नो लिखें, क्योंकि अगला प्रश्न फिर आने वाला है। वेरी गुड केतन दास जी, हिमा मैनानी जी, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जिन्होंने यस लिखा है वो एक बात का जवाब दे मुझे, ईमानदारी के साथ दीजिएगा। जिस दिन आपका मूड खराब होता है, क्या उस दिन भी आप उतने ही घंटे ध्यान कर पाते हैं? क्या उतना ही समय आप ध्यान कर पाते हैं? ईमानदारी जवाब दीजिएगा, पूरी ईमानदारी के साथ। नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। देखिए आप में से ज्यादातर का उत्तर है नो। इसका मैंने जो कहा वो सही कहा। तो आपने खुद सहमति जताई कि जब हमारा मूड डिस्टर्ब होता है तो हम उतना काम नहीं कर पाते जितना हम रोज करते हैं, और कई लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, और वापस लाइन में आने में, उसी अवस्था में आने में समय लगता है। जब आपके मूड का असर आपके तन पर पड़ा तो तन अस्वस्थ हुआ या नहीं हुआ? यस। हुआ।
और मन तो पहले से डिस्टर्ब है, इसका मतलब अस्वस्थ है। तो मन और तन दोनों अस्वस्थ। जब हमारा मूड अपसेट होता है तो हमारे मुंह से अक्सर ऐसा कुछ निकल जाता है, बहुत कुछ ऐसा निकल जाता है दोस्तों, तो दूसरों को डिस्टर्ब करता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, उनको हर्ट करता है। हम ना चाहते हुए अपनों को ऐसे शब्द कह जाते हैं जो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन मूड खराब होने की वजह से कह जाते हैं। इसकी वजह से हमारे संबंध खराब होते हैं और हमारे संबंधों पर आ जाती है। और बाद में माफी मांगने के बावजूद भी, हालांकि हम बार बार कहते हैं प्लीज सॉरी, मेरा मूड ठीक नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आपके आपसी संबंधों पर इसका असर होता है। जो आपके अपने हैं, सर यही तो बताना चाहता हूं मैं आपको कि इस मन को हम कैसे मनवाएं अपनी बात, उसके मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, आप कर पाएंगे और आज से ही आपका जीवन बदलेगा। जो आज तक नहीं वो आज होगा। तो हमारे संबंध खराब होते हैं, हमें घर में चाहिए सुख शांति और समृद्धि, तो शांति तो पहले ही गायब है। डिस्टर्ब है तो सुखी कैसे हो सकते हैं? और सुख शांति नहीं है तो समृद्धि आ सकती है क्या? क्योंकि तीनों बहनें हैं और तीनों एक साथ आती हैं, अलग अलग नहीं आती। तो जहां सुख शांति होगी वहीं पर समृद्धि होगी। और हमें चाहिए अपने जीवन में उन्नति, प्रगति और सफलता, लेकिन जब मूड खराब है और कुछ करने को मन करता है तो मूड खराब में कभी मन नहीं होता, हम वो काम नहीं कर पाते हैं, उतनी तन्मयता से नहीं कर पाते हैं। तो जब कुछ करेंगे ही नहीं तो उन्नति होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि बिना किए उन्नति नहीं होती है। तो आपने देखा कि हमारे मूड का असर हमारी इस पैकेज के ऊपर पड़ता है जो मैंने आपको बताया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बात अच्छे समझ में आ गई कि जब मूड खराब होता है तो जो चीजें हमारे भाग्य में होती हैं वो भी हमें नहीं मिलती। तो उन्होंने कुछ ऐसे टेक्निक अपनाई जिससे बारंबार ये मूड अपसेट होना बंद हो जाए और हम ऐसा खुशहाल जीवन जी सके। उन्होंने क्या तकनीक अपनाई? शुरुआत करते हैं मिस्टर केशव से। एक और प्रसंग आपके सामने रखता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि प्रसंगों के माध्यम से हम आसानी से चीजों को समझ पाते हैं। तो मिस्टर केशव लिखते हैं कि नासा ने जब अपने यात्री अंतरिक्ष में भेजे तब उसे एहसास हुआ कि वहां पर जीरो ग्रेविटी में पेन काम नहीं करता है, फाउंटेन पेन काम नहीं करता है। और ऐसा पेन बनाने में जो जीरो ग्रेविटी में काम कर सके 8 से 10 साल लगे और बहुत बड़ी रकम खर्च हुई। वहीं पर उसके जो सबसे बड़ा कंपटीटर था रसिया, उसने क्या किया? उसने पेंसिल का इस्तेमाल किया, सीधा और सरल उपाय। केशव लिखते हैं कि मैं भी अपनी समस्या के समाधान के लिए ऐसे किसी सीधे सरल उपाय की खोज में था। मेरी समस्या यह थी कि मेरे और मेरी पत्नी राधिका के बीच दिनों दिन गलतफहमियां बढ़ती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी दूरियां। मैं इससे बाहर तो निकलना चाहता था, परंतु मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं राधिका से क्या बात करूं, कैसे बात करूं। आगे लिखते हैं केशव, ऐसा भी नहीं था कि हमारे बीच बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते थे, चीखना चिल्लाना होता था, या हम अपनी बात किसी तीसरे को जाकर बताते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन यह निश्चित था कि हमारे बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। पहले हमारे घर में उत्साह का वातावरण रहता था, परंतु अब उसकी जगह तनाव ने ले ली। हम अपनी बात भी एक दूसरे तक बच्चों के माध्यम से पहुंचाते थे, बजाय एक दूसरे से कहने के, आमने सामने बात करने के। और हम ये भी समझ पा रहे थे कि समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से हम उसे हैंडल कर रहे थे
वह तरीका उचित नहीं था। केशव लिखते हैं कि मैं देख रहा था कि घर के तनाव का असर मेरे काम पर पड़ रहा था। मैं ऑफिस जाकर कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाता था। मैं राधिका को भी देख रहा था कि घर के तनाव का असर उसकी सेहत पर पड़ रहा था। जहां वो हमेशा खिली खिली रहा करती थी, योगा जाना, डांस क्लास में जाना, एक्सरसाइज करना, नई नई चीजें बनाना, घर को सजाना, घर को डेकोरेट करना, परंतु अब वह सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती और बस केवल 2 वक्त का खाना बनाती। और सबसे बड़ी चिंता मुझे यह थी कि अगले महीने से बच्चों के एनुअल एग्जाम शुरू होने थे और घर के तनाव का असर उन पर पड़ रहा था, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे थे। विचार करने के बाद मेरे मन में ये भाव आया कि मैं एक दिन ऑफिस से छुट्टी लूंगा और जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो शांति के साथ बैठकर राधिका से बात करूंगा। अपने विचार के अनुसार एक दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और इंतजार करने लगा बच्चों के स्कूल जाने का। मैंने देखा कि जो ही बच्चे स्कूल गए, राधिका ने दरवाजा बंद किया और सीधे रसोई घर में चली गई। 10 मिनट के बाद जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 2 कप चाय थी। मैं बेडरूम में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। राधिका कमरे में आई, मेरे सामने पलंग पर बैठी, 1 कप मुझे पकड़ाया और 1 कप खुद लेकर बैठ गई। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और ये सन्नाटा मुझे अखर रहा था। चाय पीते पीते मैं सोच रहा था कि मैं राधिका से क्या बात करूं, कैसे बात करूं, अपनी बात की शुरुआत में कहां से करूं। लेकिन राधिका ने मेरा काम आसान कर दिया। उसी ने कहना शुरू किया, केशव, हमारे बीच ये क्या हो रहा है? क्यों ये शीत युद्ध? क्यों ये गलतफहमियां? क्यों ये दूरियां? मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ केशव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। और ऐसा कहते कहते वो रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे और उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी पिघल गया। जितनी भी शिकायतें मेरे मन में थी वो सब की सब ना जाने कहां चली गई। बल्कि आजकल तो मैं उसकी गलतियों की लिस्ट बनाया करता था कि वो मुझे एक भी गलती दिखाती तो उसके बदले मैं उसे 4 गलतियां दिखाऊंगा। और मैं उसे तानों भरी वाणी में बात किया करता था। लेकिन उस वक्त मुझे गिल्ट महसूस हो रहा था कि मैंने उसके बारे में ऐसा क्यों सोचा। इतने में राधिका फिर से बोल पड़ी, केशव, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। और ऐसा कहते कहते राधिका ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढका और जोर जोर से फक फक कर रोने लगी। दोस्तों, मुझे लगता है इस कहानी में आपको अपनी कहानी भी नजर आ रही होगी, क्योंकि ऐसा अक्सर हम सबके साथ होता रहा है। हम सब अपने जीवन साथी से खूब प्यार करते हैं, लेकिन न जाने क्यों कौन सी गलतफहमी के कारण हम सबके घर में ऐसा वातावरण अक्सर हो जाता है। आगे केशव लिखते हैं, उसकी अवस्था देखकर मैंने सोचा कि इससे अभी बात करना ठीक नहीं है, इसे बातों से चुप कराना उचित नहीं है। तो मैंने धीरे से उसे गले से लगा लिया, लेकिन वो मेरे से ऐसे लिपट गई जैसे बरसों के बाद मिली हो। बहुत देर तक रोने के बाद वो शांत हुई और जब वो पूरी तरह से शांत हो गई तो मैंने उससे कहा, राधिका, हमारे बीच 15-20 दिन में ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये जो बहस होती है, नोक झोंक होती है, उससे मेरे काम पर असर पड़ता है, तुम्हारी सेहत पर असर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है।
हमें कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ताकि बारंबार ये लड़ाई झगड़े ना हो। अब राधिका भी मेरी बात से सहमत थी। हमने सोचना शुरू किया कि हमें क्या करना चाहिए। सोचते सोचते हम एक बात पर सहमत हुए कि हमारे बीच मतभेद तो होंगे, तो उनसे बाहर कैसे निकला जाए। बहुत सोच विचार के बाद हमने पहला कदम ये उठाया कि आज से पहले जो भी घटनाएं हुई जिससे मैं हर्ट हुआ या राधिका हर्ट हुई, उन बातों की चर्चा अब कभी दोबारा नहीं होगी। क्योंकि होता क्या था कि जब भी कोई घटना घटती, मैं हर्ट होता या राधिका हर्ट होती, और जिस वक्त हम हर्ट होते उस बात को अपने मन में बिठा लेते, एक दूसरे से नहीं कहते। फिर दोबारा कोई घटना घटती, उसे अपने मन में बिठा लेते, उसे भी नहीं कहते। और जब 15-20 दिन तक ऐसा लगातार होता रहता और जब हम गले तक भर जाते तो फिर पूरा गुब्बार बाहर निकालते और फिर वही गलतफहमियां होती और वही दूरियां। तो पहला निर्णय हमने ये लिया कि आज से पहले जो भी घटनाएं घटी, मैं हर्ट हुआ या राधिका हर्ट हुई, उस बारे में हम आज के बाद कोई चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में अक्सर झगड़े, मनमुटाव, गलतफहमियां इसी कारण होती हैं कि उस दिन से पहले की जो घटनाएं होती हैं हम उसके बारे में अक्सर चर्चा किया करते हैं, उसको बार बार नमक मिर्च लगाकर एक दूसरे को कहा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मनमुटाव बढ़ता जाता है, हमारी गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। तो अपने मन में प्रण कर लीजिए कि आज तक आपके जीवन में जो भी घटनाएं हुई जिससे भी आपका मन दुखा, उसकी चर्चा आप कभी दोबारा नहीं करेंगे। उस चैप्टर को अपने जीवन से आप हमेशा के लिए निकाल देंगे। प्रण कर लीजिए आज से। अगर अपने जीवन को वास्तव में सुख में चाहते हैं, वास्तव में खुशहाल चाहते हैं, ये गांठ बांध लेनी है मन में कि आज के बाद जिस बात से हमारा मन हर्ट हुआ उस बात को हम कभी दोबारा दोहराएंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। आगे केशव लिखते हैं, दूसरा कदम हमने ये उठाया कि दिन भर में जो भी घटना घटती है, मतलब प्रेजेंट डे में, टुडे में, जिसे मैं हर्ट होता हूं या राधिका हर्ट होती है, तो रात को सोने से पहले अपनी बात सीधे और सरल शब्दों में बिना किसी ताने के सामने वाले को कह देनी है। और बात करते हुए वाणी में तेजी नहीं आनी चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि वाणी में तेजी आने की संभावना है तो लिख कर दीजिए। परंतु यदि रात को आपने अपनी बात नहीं कही तो अगले दिन न तो आप शिकायत कर सकते हैं और न उस बात की चर्चा कर सकते हैं। रात गई तो बात गई। पॉइंट नंबर 2, नो कैरी फॉरवर्ड। दोस्तों, मैंने आपको 2 स्टेप बताए कि आज से पहले पास्ट में कोई भी घटना हुई, उस घटना की चर्चा हम दोबारा नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इन टुडे, प्रेजेंट डे, आज के दिन में जो भी घटना होती है, जो मतभेद होता है, जो मन में दुख आता है, जो मन हर्ट होता है, जिसके से मूड अपसेट होता है, वो अपने सामने वाले को जरूर कहनी है, रात को सोने से पहले पहले, लेकिन सुंदर, सरल, साफ शब्दों में, बिना सामने वाले का दिल दुखाए, बिना सामने वाले को ठेस पहुंचाए, बिना सामने वाले को ताना दिए। और अगर आप किसी कारणवश नहीं कह पाते हैं तो उस बात की चर्चा फिर अगले दिन नहीं करेंगे। केशव आगे लिखते हैं, हमने इस नियम का बहुत शिद्दत से पालन किया। कई बार ऐसा होता कि कोई घटना घटती, पुरानी बातें याद आती, लेकिन नियम ले रखा था कि पुरानी बातों की चर्चा नहीं करेंगे, तो मौन ले लेते। कई बार ऐसा भी होता कि रात को देरी हो जाती बाहर से आने में और सुबह जल्दी उठना होता, फिर भी अपनी बात कहकर ही सोते।
इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे घर में वही उत्साह का वातावरण होने लगा और दिनों दिन हमारी बॉन्डिंग बढ़ती गई। आज हमारी शादी को 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम न्यूली मैरिड कपल की तरह हाथ में हाथ डाले हुए घूमते हैं। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा परिवर्तन है उनके जीवन में। अगर केशव और राधिका के जीवन में परिवर्तन आ सकता है तो हम सबके जीवन में भी आ सकता है, बशर्ते अगर हम उनकी तरह उस नियम का पालन करें तो। आगे केशव कहते हैं कि मैंने तकनीक अपने जीवन साथी के साथ अपनाई। आप उस तकनीक को किसी भी रिश्ते के साथ अपना सकते हैं, चाहे सास बहू का रिश्ता हो, देवरानी जेठानी का रिश्ता हो, नंद भाभी का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, जूनियर सीनियर का रिश्ता हो। ऐसे बहुत से अनेक रिश्ते हैं और आप देखेंगे कि आप ये बारंबार अपसेट होने वाला मूड अब हमेशा अच्छा रहने लगेगा। और जो ही आपका मूड अच्छा रहने लगेगा तो आप देखेंगे कि आप ये खुशहाल जीवन खुद ही जी रहे हैं और दूसरों को भी जीने दे रहे हैं। राज गोयल जी, प्रसंग कैसा था? क्योंकि मैं आपकी राय जानना चाहूंगा सभी की, अब दूसरे प्रश्न पर जाने से पहले। सर, दोनों बातें बहुत अच्छी बताई आपने कि कोई भी चीज़ दूसरे दिन के लिए ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। उसी दिन जो भी फाइनल हो, जो भी जी मनमुटाव हो, उनको क्लियर कर लेना चाहिए। जी और जब वो चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर बाद में ज़िंदगी के अंदर सुधार तो होना ही है, बिल्कुल। क्योंकि जब मनमुटाव ही नहीं रहेंगे तो सुधार तो। और दूसरी बात, जब भी कोई झगड़े हों तो आगे होकर पहल करके ही उसको सुधार लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल हम सोचते हैं कि वो बोलेगी आगे होकर या मैं बोलूँगा तो मेरी वो कम हो जाएगी, अपन उसको कम हाँकते हैं। एक्चुअली कोई दोनों ही बराबर होते हैं, पति और पत्नी दोनों ही अब एक ही लेवल के होते हैं, तो क्यों उसको झुकाना? खुद को ही झुक के बात कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें और भी ज़्यादा मधुरता आती है। और ये सिर्फ पति पत्नी के साथ ही नहीं है, हर रिश्ते के साथ है। हर और ये रिश्ते के साथ हो। रिश्ते में ला सही बात सकते है, क्योंकि मनमुटाव खत्म हो रहा है ना तब उसके अंदर पूरा का पूरा, चाहे वो रिश्ता कोई सा भी है, हैं। जी, चाहे सास बहू का हो। इसलिए मैंने बोला ना कि चाहे सास बहू का रिश्ता हो, देवरानी जेठानी का हो, नंद भाभी का हो, जूनियर सीनियर का हो, बॉस एम्प्लॉय का हो, कि कोई भी रिश्ता हो, हम हर रिश्ते में मिठास ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा प्रसंग कल्याणी का। श्रीमती कल्याणी लिखती हैं कि मैं वर्किंग वूमेन हूं। उस दिन फ्राइडे था, क्योंकि हमारे ऑफिस में सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होती थी, इसलिए फ्राइडे को ढेर सारे काम करने होते हैं। उस दिन भी कामों की एक बहुत लंबी लिस्ट थी मेरे पास। उन्हें पूरा करते करते कब शाम हो गई पता ही ना चला और घर जाने का समय भी हो गया। मैंने अपना काम समेटा और ऑफिस से बाहर निकली घर जाने के लिए। जब मैंने टैक्सी पकड़ी, उस वक्त मैं बहुत थकी हुई थी, किसी वजह से मेरा मूड बहुत अपसेट था। जब टैक्सी समुद्र तट के पहुंची, समुद्र किनारे पहुंची, तो मेरे मन में विचार आया कि थकावट भी बहुत है और मूड भी अपसेट है, तो क्यों ना थोड़ी देर समुद्र किनारे टहल लिया जाए, ताकि मेरे मन को कुछ सुकून मिले, मेरे मन को थोड़ा सा अच्छा लगे। इस भाव से मैंने समुद्र किनारे टैक्सी रुकवाई। जो ही मैं टैक्सी से बाहर निकली, ठंडी ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया। मुझे कुछ अच्छा सा लगा। आगे नारंगी रंग का ढलता हुआ सूरज नजर आया। उसे देखकर मुझे थोड़ा सा और अच्छा महसूस हुआ। समुद्र किनारे ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारी सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। मैं आगे पानी में जाकर खड़ी हो गई। लहरें आती, मेरे पैरों को चूमती और चली जाती। इन लहरों का आना, मेरे पैरों को छूना मुझे अच्छा महसूस करा रहा था। परंतु ये अच्छा महसूस होना ज्यादा देर तक टिका ना रहा। क्यों? क्योंकि एक 10-12 साल की लड़की दौड़ती हुई आई और मुझे धक्का देते हुए आगे निकल गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गई, वरना मैं कीचड़ में गिर जाती।
मैं गुस्से में उसे 4 बातें सुनाने के लिए आगे बढ़ी। मैंने देखा कि वह लड़की एक व्यक्ति पर चिल्ला रही थी जो पहले से ही वहां पर बैठा हुआ था। पापा, आपको पता नहीं है कि मुझे जगह नापसंद है, सख्त नापसंद है, और फिर भी आप रोज यहां आ जाते हैं। मेरे इतने मना करने के बावजूद भी आप यहां क्यों आते हैं? उस आदमी ने चश्मा उतारते हुए गीली आंखों से कहा, भराए गले से कहा, बेटा, मुझे पता है तुम्हें जगह सख्त नापसंद है, लेकिन मैं इस जगह को नापसंद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम मुझे यहां पर पड़ी हुई मिली थी। यह वही जगह है जहां से तुम मुझे मिली थी। यह सही है कि जब सुनामी आई थी, इस पूरे समुद्र ने मेरे पूरे परिवार को निगल लिया था और तुम्हारे परिवार को भी निगल लिया था। लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं कि इसी समुद्र के किनारे पर तुम मुझे बेहोश पड़ी हुई मिली थी, और जो ही मेरी और बचाव दल की नजर तुम पर पड़ी तो हमने तुम्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाया। 24 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब तुम्हें होश आया तो मुझे जीने का सहारा मिला। मैं नहीं भूल सकता हूं, यदि तुम ना होती तो आज मैं भी जीवित ना होता। मैं तो इस समुद्र का धन्यवाद करने आता हूं रोज, किसने मुझे तुम जैसी बेटी दी। तुम न होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। और ये कहते हुए वो रो पड़ा। उसे रोते देखकर बेटी भी रोने लगी। आगे कल्याणी लिखती हैं कि उन दोनों की आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटा लिए। मुझे गिल्ट महसूस हो रहा था, ग्लानि महसूस हो रही थी कि मैं उस लड़की के बारे में क्या सोच रही थी। मैंने टैक्सी ली और घर की ओर चल पड़ी। समुद्र किनारे घटी हुई वह घटना मेरे जेहन में बार बार घूम रही थी। बार बार मुझे एक ही विचार मन में आ रहा था कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर का धन्यवाद प्रकट कर सकता है। उस समुद्र ने उस व्यक्ति के पूरे परिवार को निगल लिया, उसके बावजूद भी वह आभार प्रकट करने के लिए वहां आता है, क्योंकि उसे बेटी एवज मिली है। कल्याणी लिखती हैं कि उस दिन मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा सबक सीखा। ईश्वर ने तो मुझे कितना कुछ दे रखा है, इसके बावजूद भी मैं शिकायत ही करती रहती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उस दिन के सबक को मैंने पकड़ लिया कि मुझे भी नियमित ईश्वर का आभार प्रकट करना है, जो कुछ भी उसने दे रखा है उसके एवज में। आगे कल्याणी लिखती हैं कि नियमित आभार प्रकट करने से मेरी तो दुनिया ही बदल गई। यकीन मानिए कि जहां मैं हमेशा शिकायतें किया करती थी और हमेशा तनाव में रहती थी, अब नियमित आभार प्रकट करने से खुशहाल जीवन जी रही हूं। आभार के बारे में आध्यात्मिक गुरु जेपी वासवानी लिखते हैं कि ईश्वर ने हम पर बहुत इनायतें बरसा रखी हैं, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं है। हम तो हर समय बस शिकायतें ही करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और तनावग्रस्त हो जाते हैं। जब भी कोई तनावग्रस्त व्यक्ति दादा वासवानी के पास आता है अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए, तो उसे वो एक ही बात बोलते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स। न सिर्फ गिनो बल्कि उनकी एक लिस्ट बनाओ, तब आपके पास धन्यवाद शब्द भी छोटा पड़ जाएगा उसको देने के लिए। आभार शब्द की तुलना दादा वासवानी अफ्रीका में पाए जाने वाले एक फल से करते हैं जिसका नाम है टेस्टी बेरी। ये दोस्तों एक ऐसा फल है जो अफ्रीका में पाया जाता है। उस फल की खासियत ये है कि उस फल को खाने के बाद आप कितना भी तीखा खाएं, कितना भी कड़वा खाएं, कितना भी कसैला खाएं, कैसा भी आप खाना खाएं, परंतु वो आपको मीठा ही लगेगा। तो आभार की तुलना
वो उस फल से करते हैं। अगर आप नियमित रूप से ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करते हैं, उसका आभार करते हैं, तो आप जीवन का सकारात्मक रूप देखने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको हर तरफ सिर्फ सकारात्मक ही दिखता है, पॉजिटिव ही दिखता है, कभी नेगेटिव नहीं दिखता। उस फल की तरह, जैसे उस फल को खाने के बाद कैसा मर्जी खाना खा ले, लगता हमें मीठा ही है। एक सुंदर प्रसंग की चर्चा करते हुए दादा वासवानी आगे लिखते हैं कि तीर्थ यात्रियों का एक समूह पहाड़ों पर यात्रा कर रहा था। यात्रा लंबी थी, थकावट भरी थी, रास्ते संकरे थे, फिसलन भरे थे, खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी, और जो कुछ भी उनके पास खाने को था वो भी खत्म होता जा रहा था। समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में निर्णय लिया गया कि आज रात जहां भी रुकेंगे वहां एक सभा बुलाई जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रात हुई, सारे यात्री धर्मशाला में आकर रुके, बरामदे में इकट्ठा हुए क्योंकि वहां पर सभा होनी थी। तो सभी लोग गोल घेरा बनाकर वहां पर बैठ गए। बीच में लकड़ियां जला दी गई क्योंकि ठंड बहुत अधिक थी। गोल घेरा बनने के बाद उनमें से व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने कहा कि हम सब अपनी अपनी समस्याएं कहना शुरू करें, उससे पहले हम ईश्वर का आभार प्रकट कर देते हैं, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियां थी, खून जमा देने वाली ठंड थी, रास्ते संकरे थे, फिसलन भरे थे, और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भी हम जिंदा हैं, सही सलामत हैं, और खुद अपने पैरों से चलकर यहां तक आए हैं, तो उसका आभार कर देते हैं। उस व्यक्ति का इतना कहना था कि सबके सब लोग आभार प्रकट करने में इतने व्यस्त हो गए कि शिकायतें और समस्याएं भूल गए। दोस्तों, ये सामर्थ्य है आभार का। दादा वासवानी आगे लिखते हैं कि 3 कारण हैं जिनकी वजह से हमारा मूड बारंबार अपसेट होता है। दोस्तों, नोट कीजिएगा। पहला कारण है, हमने लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें लगा रखी हैं, और सामने वाला मेरे लिए करेगा, सामने वाला मेरे लिए ये करेगा। हम ऐसा सोचते रहते हैं। मेरी बात को सुनेगा भी और मेरी बात को मानेगा भी, मुझे आदर सम्मान भी देगा, पैसा भी देगा, प्रशंसा भी करेगा। लेकिन जब सामने वाला ऐसा कुछ नहीं कर पाता है या उससे नहीं हो पाता है, तो हमारा मूड अपसेट हो जाता है, हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा कारण है काम करने का तरीका या वस्तु को रखने का तरीका। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, वस्तुओं को रखने का तरीका भी अलग अलग होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। हमने अपने ड्राइंग रूम में सोफे को एक पूरी दीवार के साथ सटा कर रखा। थोड़ी देर में घर के दूसरे मेंबर ने हटाकर उसे अलग जगह पर रख दिया, और जैसे हमने ये देखा, बस हमारा मूड खराब, क्योंकि हर व्यक्ति का सामान को रखने का तरीका अलग अलग है। तीसरा है प्लान, योजना। हमने कोई योजना बनाई और वो अपसेट हो गई। इसके बारे में एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक सप्ताह से योजना बना रखी थी, इस संडे को आप परिवार के साथ मूवी देखने के लिए या रेस्तरां में जाने के लिए, खाना खाने के लिए जाने के लिए जाएंगे, और संडे को जब आप घूमने जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और सिर्फ आपके निकलने से 10 मिनट बाकी रहते हैं, तो आपके निकलने से 10 मिनट पहले जब आप घर से निकलने वाले होते हैं, तो अचानक से आपके घर गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, और आपका सारा मूड ऑफ हो जाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। ये तो मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, हमारे साथ अलग अलग तरीके की घटनाएं होती हैं। हम कोई ना कोई योजना बनाते हैं और वो योजना फेल हो जाती है, उसके जैसे हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो जिस व्यक्ति का मूड अपसेट होता है, उसका चेहरा देखकर पता लग जाता है क्योंकि उसके चेहरे की जो चमक है वो गायब हो जाती है। और हम उससे क्या पूछते हैं
तबीयत ठीक नहीं है क्या? चेहरे की चमक गायब, तो फिर वो चमक नहीं आने वाली। चाहे आप गोल्ड फेशियल कराओ या डायमंड फेशियल कराओ। तो सबसे पहले मूड ऑफ होने पर हमारा चेहरा उतरता है, और जिस मूड अपसेट को आप इतना आसानी से ले लेते हैं, उसको इतना आसानी से मत लीजिए दोस्तों। इसका असर आपकी याददाश्त पर पड़ता है। आपको सामने रखी हुई चीज भी नजर नहीं आती। अगर घर के किसी सदस्य ने कोई भी चीज पूछी, तो हम क्या जवाब देते हैं कि मुझे नहीं पता, अपने आप ढूंढ ले, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। और हमने एक गलत धारणा बना रखी है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ये जो बारंबार मूड अपसेट होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो केमिकल्स निकलते हैं, उसका हमारी याददाश्त पर असर होता है। कई औरतों को आपने कहते हुए सुना होगा कि शादी के शुरू में मेरी सास ने मुझे यह कहा था। आप खुद सोचिए, जब 15-20 साल पहले की बातें हमें अच्छी तरह से याद हैं, तो हमारी याददाश्त कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है। और हम कुछ दिन पहले रखी हुई चीज को कैसे भूल सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज हमें मूड अपसेट होने के कारण याद नहीं आ रही। तो मूड अपसेट होने का असर हमारी याददाश्त पर पड़ता है। खुशहाल जीवन जीने की एक कला है, उस कला का कुछ हिस्सा हमने आज सीखा है। आज का ये सत्र किसी मूवी के ट्रेलर जैसा है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है, उसके कारण आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आता है, आपके जीवन में खुशियां आती हैं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। अपने जीवन में होने वाले बदलाव का मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको बाकी मूवी दिखाने के लिए फिर किसी दिन दोबारा से हाजिर हो सकूं, ताकि इस पूरी मूवी को देख के आप अपने जीवन को और अधिक खुशहाल बना सकें। अभी आप सिर्फ एक बात सोचिए कि आभार में कितनी बड़ी ताकत है। जो हमारे भाग्य में नहीं है, वो भी उस ईश्वर को देना पड़ता है, अगर हम उसे निरंतर आभार प्रकट करते हैं तो। सही बात है। आज हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। जूम पर तो हम 30 लोग बैठे, और कुछ लोग यूट्यूब पर भी हैं। तो क्यों ना हम उस ईश्वर का सामूहिक धन्यवाद करें, सामूहिक आभार प्रकट करें। जरूर सर। तो मैं शकुंतला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने कुछ भेजा है वो उसे चलाएं, और हम मिलकर उसका धन्यवाद। स्क्रीन शेयर करूं या ओनली शेयर करूं? वही सॉन्ग ओनली सॉन्ग। तो आप सभी लोग आंखें बंद कर लें और मन ही मन लिस्ट बनाएं कि जो कुछ इस ईश्वर ने हमें दे रखा है, उस लिस्ट का नाम लेकर, उन चीजों का नाम लेकर, उन्हें याद करते हुए धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, तेरा शुक्रिया है। उसे धन्यवाद देते हुए हम ध्यान में गहरे उतर जाएंगे, उस ईश्वर से एकाकार हो जाएंगे, जैसे मीरा कृष्ण में समा गई थी। तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाए ना सीधे सर। जी, उसका ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यारे मित्रों, तेरा शुक्रिया करते हुए मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
प्यारे मित्रों, अपनी आंखें बंद रखिए। उस ईश्वर का धन्यवाद देते हुए हम ध्यान की यात्रा पर चलेंगे। Download Zepto. 10-minute grocery delivery. अपनी आती और जाती हुई सांसों पर सर आवाज ठीक है? जी जैसे जैसे आपकी सांसें आपके भीतर आ रही हैं, आपके भीतर ऊर्जा का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। सांसों को प्यार से मन की आंखों से देखिए, देखते रहिए और देखते रहिए। इसके साथ बहते जाइए, इसमें डूब जाइए दोस्तों। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। शांत हो जाइए। एकदम शांत। अपने शरीर के एक एक अंग को, एक एक organ को, एक एक सेल को देखते जाइए। organ को निहारते जाइए। वहाँ वहाँ एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हमारे सारे अंग जैसे भरते जा रहे हैं। आवाज बराबर नहीं आ रही है आपकी।
एक हो जाइए अपनी सांसों के साथ। बस आप और आपकी सांसें जैसे इनके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। इतनी शांति मिल रही है। इतना सुकून मिल रहा है। इसी शांति और सुकून की तो मुझे बचपन से तलाश थी। आहा, इतना अलौकिक आनंद आ रहा है। इस आनंद के अथाह सागर में डूब जाने को मन कर रहा है। धन्यवाद मास्टर्स, इस अद्भुत आनंद के लिए। धन्यवाद मास्टर्स, इस असीम शांति और सुकून के लिए। थैंक्स गॉड, हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। हे ईश्वर, हम पर अपनी करुणा दर्शाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गॉड, इतना सुंदर और प्यारा जीवन साथी देने के लिए।
थैंक्स गॉड। इतने समझदार, प्यारे और काबिल बच्चे देने के लिए। लायक संतान देने के लिए। हे ईश्वर, रहने को इतना शानदार घर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे कृपालु, इस शानदार आरामदायक गाड़ी देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे ईश्वर, मुझे अपार धन देने के लिए आपको अनंत धन्यवाद। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, इतने ढेर सारे प्यारे समझदार दोस्त देने के लिए जो हर पल मेरी मदद को तैयार रहते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद उन सब चीजों के लिए जो आपने मुझे दी जब मुझे उनकी आवश्यकता थी। धन्यवाद इस खूबसूरत शरीर के लिए, इसके अनुभवों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस अद्भुत दिमाग के लिए जिसकी विलक्षण प्रतिभा को मैं अच्छी प्रकार से जान गया हूं। धन्यवाद प्रेम से भरे इस दिल के लिए जिसमें आप हमेशा दिव्य प्रेम के रूप में रहते हैं। धन्यवाद आपने मेरे दिल का इस्तेमाल किया अपने प्यार को सब ओर फैलाने के लिए। धन्यवाद आपने मेरे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके कारण सब मुझे आदर और सम्मान देते हैं। धन्यवाद अपनी ऊर्जा, अपनी गर्मी व प्रकाश देने के लिए।
धन्यवाद ध्यान को मेरे जीवन में लाने के लिए। जिसके कारण मैं स्वयं को और आपको पहचान पाया, आपके सच्चे स्वरूप को जान पाया। अपने आप को आपके साथ आत्मसात कर पाया। हे ईश्वर, आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं। ये एहसास कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं जैसा भी हूं, आपके द्वारा बनाई गई अनुपम कृति हूं। आपकी अनुपम रचना हूं मैं। हे ईश्वर, इसलिए मैं स्वयं को बहुत प्यार करता हूं। ये प्रेम, ये आनंद और ये शांति जो आप मेरे हृदय में लेकर आए हैं, इसी प्रकार बनी रहे। मैं इस प्यार और शांति के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर सकूं। मैं सारे प्राणियों में इस प्यार और शांति को फैला सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विस्मिता में ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का, सभी ग्रैंड मास्टर्स का, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी पूर्ण आत्मा वो
इस शरीर को जन्म देने वाले हमारे माता पिता का, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माँ के हर प्राणी का, हर खनिज का, हर पेड़ पौधे वनस्पति का, हर परिचित और अपरिचित का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पर मास्टर्स, मुझे सुंदर सा मौका देने के लिए, इस अद्भुत ध्यान यात्रा के लिए, मेरा साथ देने के लिए आप सभी का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलिए और प्रेम के साथ अपनी आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 0। प्रेम से मुस्कुराते हुए, अपने चेहरे पर हाथ फिराते हुए, एक सुंदर सी मधुर सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हम सभी एक बार क्लैप करेंगे अपने आप के लिए, करके लिए और इस सुंदर ध्यान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। महेश जी, आपका बहुत बहुत अद्भुत ध्यान और अद्भुत संगीत, बहुत मीठा शब्द आपके, बहुत कमाल कमाल के। आभार आपके प्रति। हम सब में वो असर, हम कुछ भी नहीं है। इस मैं और तू के भेद को मिटाना है और उससे आगे जाना है। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर लगा। और जिस हिसाब से आपने कहानी के माध्यम से, वैसे तो सभी जानते हैं कि ऐसा करना चाहिए, जितने भी विचार आपने आज प्रकट किए सब जानते हैं ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। अहम जो होता है ना, वो सबों के बीच में अटका हुआ होता है, और उसी अहम के कारण से कोई भी आदमी खुलने की कोशिश नहीं करता है, और ये हमारे दिल के अंदर नफरत पैदा करता है, और इसी नफरत के कारण से परिवार के परिवार झमेले में आ जाते हैं। और जिस हिसाब से आपने वो समुद्र के किनारे उस बच्चे की कहानी को लेकर जो आपने प्रकट किया, उससे कई लोगों के हृदय के अंदर भावनाएं चेंज होनी चाहिए। तो ये कहानियों के माध्यम से जो आप और हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, ये परिवर्तन जरूर लेकर आता है। ऐसा नहीं है कि किसी का परिवर्तन नहीं होता है, और हर आदमी कोशिश करता है। जब ऐसी चीजें सुनता है तो उनको यह एहसास होने लगता है कि हमें भी अपनी दूरियों को कम करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर प्रवचन, और ध्यान तो अद्भुत होता ही है आपका। बहुत ही सुंदर सर, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से कई चीजें आप समझाते रहेंगे और हम समझेंगे सर। आभार थैंक सर, यू सर, आभार, आपका आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। किसी और को कोई क्वेश्चन तो आप
कर सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट का ऑप्शंस दे देते हैं इनको, हमको ताकि अनम्यूट कर सके अपने आप को। कमलेश्वर जी कुछ कहना चाहेंगे? कमलेश्वर जी अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते सर। सर, नमस्ते कैलाश जी। बहुत अच्छा स्टोरी और उसका अर्थ भी बहुत गहरा अर्थ है हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा लगा और आपने जो बहुत अच्छा तरीके से समझाया, वेरी गुड। आभार सर, आभार। क्योंकि ये घर घर की कहानी का जैसा है, ये होता है और समझौता होता है, होता रहता है। ईगोलेस तो नहीं है, ईगो इज समथिंग विच कम्स इन बिटवीन। कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये इसका वजह से ही होता है। कौन ज्ञानी है अज्ञानी है, इसका वजह से होता है। केशव थैंक यू। और ये इनका कहानी बहुत अच्छा लगा। सभी तीनों स्टोरी आपका बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. नहीं, इनकी तीनों कहानियां रियली बहुत अच्छी थी, काफी हाँ, अच्छे, वही बहुत मतलब लव स्टोरी में हम लोग कुछ सीख भावनाप्रद सकते थी। हैं। और सर इनके, मैं तो कहता हूँ इसमें से कुछ भी आदमी अगर 2% या 10% भी अपनाता है तो वो अपनी जिंदगी के टेंशन कम कर सकता है। क्योंकि जहाँ पे भावना, सद्भावना और जहाँ पे अपन प्रार्थना करने लगते हैं तो अपने आप अपने ईगो कम होते चले जाते हैं। चेतन जी आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप बोलेंगे कुछ? चौहान सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कैलाश सर। जी, नमस्कार राजगोयल जी, नमस्कार शकुंतला जी, सबको नमस्ते। कैलाश जी आपने तो बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया। धन्यवाद चौहान जी। सुंदर ध्यान, और आपकी आवाज में भी एक जादू है, एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है सर। और आपके पास तो काफी ज्ञान है, वो ज्ञान की गंगा बहती रहती है। अभी हम लोग उसमें से जो भी जितना ले पाए उतना हमारे लिए बस सौभाग्य है हमारे कि आप जैसे सब मास्टर्स को हमको सुनने मिलते हैं, ज्ञान मिलता है। खूब खूब धन्यवाद सर, धन्यवाद। आभार सर, आभार। किसी का हैंड रेज नहीं है तो मैं hand करूं? जी 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 जी, कर सकते हैं।